हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट एज्योर एआई 200 क्लाउड डेवलपर एसोसिएट का कोर्स कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख लिया है कि इसका सिलेबस क्या है और कैसे आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने एससीआर कंटेनर कंटेनराइज किस तरीके से इमेज बनाते हैं, इसके अलावा अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फ्री में हम अपना काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने एज्योर अकाउंट के अंदर ऐप सर्विसेज के अंदर अपना वेबसाइट होस्ट करना भी सीख लिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब कुछ लोगों का कमेंट और मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि सर, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कुछ डीप डाइव कराइए, कि मतलब कि डिटेल्स में सर बताइए कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली आया कैसे और इसका नीड क्या है। तो देखिए, हमारा टारगेट यही होता है कि आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज दें। अगर हम डायरेक्टली एआई 200 का सारा सिलेबस कवर करने लगे तो कुछ ऐसे भी हमारे व्यूअर्स हैं जिनको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही बेसिक से आप लोग को समझाएं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे आया, मतलब इसकी डीप डाइव करेंगे हम। मतलब ये कि क्लासिकल डेटा सेंटर क्या होते थे, कैसे वर्चुअलाइजेशन आया, किस तरीके से क्लाउड नहीं था तो हम अपने एप्लीकेशन को होस्ट करते थे, कैसे वर्ल्ड वाइड दिखाते थे। इन सारे चीजों को बिल्कुल ही डीपली बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत ही नॉलेज आपको देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। देखिए, मैं यहाँ पर अभी क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं बताऊंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले कैसे हम लोग यूज करते थे, मतलब कंप्लीट डिटेल्स हम बताने वाले हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो सोचिए हम लोग कितना डीपली जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं कि क्लाउड नहीं था तो किस तरीके से क्लाउड डेवलप हुआ और इसकी नीड क्या है। कोई बता सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या? ऐसा अच्छा है कि आप लोग बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिसमें जो लोग कहीं ना कहीं कोई एप्लीकेशन होस्ट किए हैं, चाहे कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो, चाहे नॉर्मल गोडेडी हो, चाहे होस्टिंगनर हो, चाहे कहीं भी आप लोग ने होस्ट किया है कि नहीं कभी कोई एप्लीकेशन डॉटनेट का, जी किसी भी टेक्नोलॉजी में? जी 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 कोई किया है। लॉर्ड एनपी भी किया है हम्म लेब रिस्क के थ्रू। हम्म MySQL डॉट नेट पे भी किया है, हॉट डॉट एनपी भी किया है। आवाज कम आ रही है। कोई बात नहीं, संजय धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब टेंशन मेरे पूछने का मोटिव ये था कि कितना लोग इस चीज से अवेयर हैं कि होस्टिंग क्या होता है, किस तरीके से। जैसे आप लोग sahosobtech.com आप अपने यहाँ से ओपन करके क्लास ज्वाइन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं होस्ट किया हुआ है। सिंगापुर में सर्वर है हमारा, मतलब हमने जो ले रखा है वहां पर होस्ट है। वहां से आप उसको जैसे अपने यूआरएल टाइप करते हैं तो उसका डीएनएस सिंक होता है वहां के सर्वर पर, जहां पर वीडी वर्चुअल डायरेक्टरी, वहां से आपका कोड उठाता है और आपको दिखा देता है। तो ये सारी चीजें होस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप google.com facebook.com ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं होस्ट किया रहता है, क्लाउड पर रहता है वो, ठीक है, वो आपके यहाँ आकर दिखता है। ये सारी चीजें कैसे होता है, ठीक है, कैसे होस्ट करते हैं, क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, पहले ये सब नहीं था तो कैसे काम चलता था, ये सारी चीजें। मतलब कि सबसे पहले मैं आप लोग को इसके हिस्ट्री के बारे में समझाता हूँ। हालांकि 204 में से इसका कोई नाता नहीं है, ये एजेड 900 का टॉपिक है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जब क्लाउड नहीं था, क्लाउड कंप्यूटिंग पर हम बाद में आएंगे, अभी आप लोग को समझ में आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, क्योंकि अभी आप लोग बहुत सारे लोग होस्टिंग ही नहीं किए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्लासिकल डेटा सेंटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मतलब कि जब क्लाउड, आज से 25 से 30 साल पहले, जब क्लाउड का नामो निशान नहीं था, ठीक है, जब क्लाउड था ही नहीं तो हमारे एप्लीकेशन कैसे होस्ट होते थे, कैसे चलते थे, ठीक है। मतलब कि कोई भी कंपनी किसी एप्लीकेशन को वर्ल्ड वाइड दिखाना चाहती थी तो अपने यहाँ ऑन प्रेमाइसेज डेटा सेंटर बनाती थी, मतलब सर्वर लगाते थे, ठीक है। कोई कंपनी स्टार्टिंग में ही, अगर कोई कंपनी एस्टेब्लिश होने जा रहा था तो उसी टाइम उसको जरूरत पड़ता था कि एक सर्वर लगाए, ठीक है। सर्वर लगाने के लिए पूरा लैंड एरिया चाहिए, लीगल होना चाहिए, सर्टिफिकेट लीजिए कि हाँ ये लीगल है। उसके बाद वहां पर बहुत सारे फिजिकल इक्विपमेंट लगेगा आपका, मतलब जितने सर्वर होंगे जितने उतने फिजिकल डिवाइस लगेगा, केबलिंग होगा, नेटवर्किंग होगा। उसके बाद 24/7 एसी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेटवर्क इंजीनियर, डेवलपर,
जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, उतने सारे डेवलपर हायर किए जाएंगे जो उसमें काम करेंगे, तब जाके एक सर्वर रेडी होता है और उस पे आपके एप्लीकेशन को होस्ट करके और एप्लीकेशन को दिखाया जाता है। जब क्लाउड नहीं था, इस तरीके से हर कंपनी अपना ऑन प्रमाइसेज डेटा सेंटर रखती थी। ठीक है, ये तब होता था जब मान लीजिएगा कंपनी के स्टार्टिंग में ही हमें करना पड़ता था, और तब ये हमें पता भी नहीं होता था कि हमारा ये कॉस्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के दिन से ही उसका ऐसी खर्चा आने लगा, लैंड एरिया का उसका जो रेंट जाने लगा, जो डेवलपर हायर किया उसका पैसा लगने लगा। ठीक है, और स्टार्टिंग टाइम से ही जितना हमने सर्वर लगा रखा है उसी दिन से उसका यूटिलाइजेशन 100% तो रहेगा नहीं, 10% 5% यूटिलाइजेशन रहेगा, बाकी सारा स्पेस वैसे ही रहेगा, स्टोरेज वैसे ही रहेगा, मतलब स्टार्टिंग से ही वो सारे खर्चे आने लगे। ठीक है, ये ऑन प्रमाइसेज डेटा सेंटर में, जिससे हम लोग बोलते हैं क्लासिकल डेटा सेंटर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज क्लाउड आ गया है तो क्लासिकल डेटा सेंटर खत्म हो गया, नहीं, अभी भी बहुत सारे कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना ऑन प्रमाइसेज डेटा सेंटर रखी हैं। जैसे एसीएल की बात करें, मानेसर में इनका बहुत बड़ा डेटा सेंटर है। ठीक है, पुणे में है, नोएडा 126 में, मतलब इस तरीके से बड़े बड़े कंपनी अपना अपना अभी भी डेटा सेंटर रखे हैं। मतलब कि क्लाउड के रहते हुए भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो इनका अपना लोग, मतलब कि सिक्योरिटी रीजन से, या फिर कुछ चीजें लीक ना हो, या फिर इंटरनेट पर कुछ चीजें चलाना हो, तो अपना क्लासिकल डेटा सेंटर रखते हैं ताकि कुछ डेटा यहाँ पर रखा जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी बताते चलो कि ऐसा नहीं है कि क्लाउड सिक्योर नहीं है। क्लाउड 100%, 99.9% सिक्योरिटी का कंप्लेंस देता है। ठीक है, कि बिल्कुल सिक्योर, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर हो, चाहे AWS हो, चाहे गूगल क्लाउड हो। ठीक है, बहुत सारे डिफेंस का भी प्रोजेक्ट वगैरह क्लाउड पर रखा हुआ है, नासा का प्रोजेक्ट क्लाउड पर रखा हुआ है, मतलब बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनी अपना ऑन प्रमाइसेज डेटा सेंटर अभी भी रखती हैं। तो ऑन प्रमाइसेज डेटा सेंटर में ये सारे प्रॉब्लम है कि आपका स्टार्टिंग से ही आपका सारा खर्चा लग जाएगा। ठीक है, उसका खर्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो सारे खर्चे होते रहेंगे। क्लाउड में क्या होता है कि जितना आप यूज करेंगे उतना ही पैसा लगेगा। और भी चीजों को समझिए, जैसे आप लोग मैं दिखाता हूं डेटा सेंटर दिखता कैसा है। ठीक है, देखिए एक बात, उसके बाद मैं आप लोग को प्रिंट में समझाता हूं। एक मिनट चलते हैं गूगल पर। ठीक है, गूगल डेटा सेंटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से डेटा सेंटर दिखते हैं। ठीक है, केबलिंग किया हुआ रहता है, बहुत सारे सर्वर लगे हुए रहते हैं, नेटवर्किंग किया हुआ रहता है, 24/7 एसी चल रहा होता है वहां पे। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए डेवलपर रखे हुए रहते हैं। तो इतने सारे खर्चे होते हैं अगर आप डेटा सेंटर अपने ऑन प्रमाइसेज रखते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा स्टोर रिलेटेड इश्यू आते हैं। ठीक है, स्केलेबिलिटी का इश्यू आता है। ठीक है, ये क्या होता है स्टोर रिलेटेड, देखिए जैसे मान लिया मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, ये चीज रूट है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये सब क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे लोगों को मतलब एजेड 900 उन्होंने किया ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री समझा रहा हूं कि होता क्या है सब, कैसे हम क्लाउड के तरफ, क्लाउड के पास पहुंचे कैसे, उससे पहले कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप फॉलो हुआ। ठीक है, ये आपका रूट मजबूत कर देगा। सपोज करिए कि यहां पर हमारा, ठीक है, एक डेटा सेंटर है। ठीक है, सर ऑन प्रमाइसेज की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, एक डेटा सेंटर है, इसमें 3 सर्वर लगे हुए हैं, सपोज करिए अभी। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रॉब्लम समझा रहा हूं, क्या प्रॉब्लम होता है ऑन प्रमाइसेज में, किस तरीके से हम इसको मूव ऑन किए क्लाउड की तरफ, कौन कौन सा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ, कब हुआ। ठीक है, हमारे पास ये 3 सर्वर लगे हुए हैं। ठीक है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। ठीक है, अब हमारा कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, कोई हमारा एप्लीकेशन है ये। ठीक है, और ये एप्लीकेशन तीनों सर्वर पर डिप्लॉयड है। अब क्यों 3 सर्वर पर हमने डिप्लॉय किया, आगे बात करेंगे हम। ठीक है, हम 3 सर्वर पर अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय किए हुए हैं। ठीक है, होता क्या है, मतलब हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम 3 सर्वर पर, 2 सर्वर पर, 4 सर्वर पर अपना एप्लीकेशन होस्ट करके रखते हैं। ठीक है, मतलब हमेशा अवेलेबल रहे, कोई इशू हो तो दूसरा सर्वर स्टार्ट हो जाए, उस तरीके से हम रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने होस्ट कर रखा है। ठीक है, तो अब सपोज करिए स्टार्टिंग में हमारे पास, ठीक है, हमारे पास केवल अभी 500 यूजर्स हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं, देखिए
एक चीज यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि हमने कोई कंपनी बनाया, अपना डेटा सेंटर बना लिया, हमने सर्वर्स लगा लिए, तो डे वन से ही हमारा कंप्लीट सर्वर का यूटिलाइजेशन तो होगा नहीं, या हो जाएगा? नहीं ना, 2%, 4%, 10% यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, लेकिन खर्चा तो हमारा टोटल लग गया स्टार्टिंग में ही, या नहीं? आ रहा समझ में जो बोल रहा हूं? यस ठीक है, डे वन से ही हमारा पूरा खर्चा लग गया, लेकिन यूटिलाइजेशन 10%, 5%, 15%, 20% ऐसे होते होते हो सकता है 2 साल 4 साल में पूरा 100% यूटिलाइजेशन होगा, या फिर एक और सर्वर लगाना पड़ेगा। तो खर्चे पहले हमारे लग चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं चली कंपनी तो सारे रद्दी में जाएंगे, और जानते हैं आईटी का सामान रद्दी में कितना खतरनाक बिकता है ठीक है। तो अब ये सर्वर हमने लगा दिया, स्टार्टिंग में सपोज के 500 यूजर है हमारे इस एप्लीकेशन के जो हमने होस्ट कर रखा है, तो स्टार्टिंग में सपोज करें कि हमारा 60% यूटिलाइजेशन सीपीयू का चल रहा है, ठीक है। अच्छे समझिएगा, 60% यूटिलाइजेशन आप लोग देखते हैं ना अपने लैपटॉप का यूटिलाइजेशन सीपीयू का, टास्क बार में जाकर के दिख जाता है कि नहीं दिखता है? यस सर। ठीक है, तो 60% यूटिलाइजेशन चल रहा है, हमारे यूजर बढ़ गए जी, 10,000 हो गए, चाहे 1,000 हो गए, ठीक है। अब 90% यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है, 90% यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब एक दिन ऐसा भी आएगा जो 100% यूटिलाइजेशन के नजदीक हो जाएगा वो, ठीक है। तब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा एप्लीकेशन स्मूथली चलता रहे और क्रैश ना कर जाए सर्वर, हम क्या करेंगे? अब नया सर्वर लगाना पड़ेगा, एक और नया सर्वर लगाएंगे, वेरी गुड, ठीक है। हम एक और अब नया सर्वर लगा देंगे। सर्वर लगाना इतना इजी नहीं है, अब इसके लिए भी फिर हमें देखना होगा कि जहां पर सारे डेटा सेंटर वहां पर सर्वर के लिए स्पेस है कि नहीं, या फिर दूसरा लैंड एरिया लेना पड़ेगा, फिर उतना फिजिकल डिवाइसेज लगाने होंगे, नेटवर्किंग करना होगा, केबलिंग करना होगा, हो सकता है 15 दिन 20 दिन निकल जाए, ठीक है। तो इतना टफ काम हो जाता है जब हम ऑन प्रमाइसेज अपना काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि ऑटो स्केल नहीं करता, ये स्केलेबिलिटी नहीं होता इसमें, मतलब कि ऐसा नहीं कि हमारा काम बढ़ता चला जा रहा है तो स्टोरेज की जरूरत, मतलब कि हमारा सर्वर की जरूरत तो अपने आप ऑटो स्केल हो जाए, जब जरूरत कम पड़े तो हमारा काम कम हुआ तो उसको हम कम कर लें, ठीक है, सर्वर कम कर लें। म्यूट कर लीजिए, कि साइड के आवाज आ रहा है प्रशांत, ठीक ना? देखिए, तो मतलब कि ये स्केलेबिलिटी का भी इशू आता है, स्टोरेज का इशू आएगा, ठीक है, कि हमारा स्टोरेज पहले से इतना हुआ, एट ए टाइम बढ़ गया तो स्टोरेज नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, स्केलेबिलिटी का इशू आ रहा है, ये सारी जो प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे एक और भी लेमन एग्जांपल दूं मैं आप लोग को, सपोज करिए कि हमारे पास क्लाउड नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा फ्लिपकार्ट, सपोज कि फ्लिपकार्ट का एक एग्जांपल लेते हैं, फ्लिपकार्ट का मान लीजिए कि 1 लाख यूजर जो कॉमन यूजर है, जो डेली विजिट करते हैं, उसको यूज करने के लिए फ्लिपकार्ट ने 500 सर्वर लगा रखे हैं, सपोज करिए, ऐसा नहीं बहुत सारे सर्वर है, क्लाउड पर चलता है, अभी मैं उस बात कर रहा हूं जब क्लाउड नहीं है, 500 उसने सर्वर लगा रखा है, कितने 1 लाख यूजर्स को हैंडल करने के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट 3 दिन का एक ऑफर चलाता है, बिग मिलियन डे क्या कुछ तो बोलते हैं ना उसको, ठीक है। तो उस टाइम तो उसके यूजर बहुत सारे बढ़ जाते हैं, 1 लाख के बदले में 5 लाख यूजर हो जाते हैं, तब 3 दिन के यूजर को हैंडल करने के लिए जो 500 सर्वर थे उससे तो काम नहीं चलेगा, या चल जाएगा? नहीं चलेगा जी, आ रहा है समझ में सब लोग को जो बोल रहा हूं? तब उसके मतलब केवल 3 दिन के लिए वो 1,000 सर्वर और लगा लेता है, ठीक है, और उस सारे यूजर को हैंडल कर लिया, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। अब 3 दिन के बाद फिर से वो सारे 1,000 सर्वर वेस्ट हैं, अब अगले साल यूज में आएंगे, तो सोचिए कितना प्रॉब्लम है वहां पर। मतलब कि उतने सारे सर्वर हम 3 दिन यूज करने के लिए हमने लगा के रखा है, और पूरे साल वेस्ट में मतलब पड़े हुए रहते हैं, फिर अगले साल यूज में आएंगे। अगर यही क्लाउड पर होगा तो क्या करेंगे हम, कि हम 3 दिन के लिए ही 1,000 सर्वर रेंट पर लेंगे, और फिर 3 दिन के बाद उसको रिलीज कर देंगे, उतना ही दिन का पैसा लगेगा। ये सारे ऑन प्रेमाइसेज में इशू है, मतलब स्टोरेज रिलेटेड इशू हो गया, स्केलेबिलिटी का इशू हो गया। आ रहा समझ में सब लोग नहीं? यदि ऐसा होगा तो क्लाउड वाला फिर सर्वर बढ़ा के रखेगा। क्या क्या? जैसा यदि हम आप बता रहे कि क्लासिक में हम सर्वर बढ़ा रहे, 1,000 सर्वर बढ़ाया फ्लिपकार्ट में, हाँ। तो सेम सिचुएशन क्लाउड के पास भी होता होगा कि जितना हमने यूज किया है उतना यूज किया, क्लाउड ने भी सर्वर बना के रखा होगा, उसका भी वेस्ट ही जाता होगा। तो उसका बिजनेस है ना, उसके पास हजारों क्लाइंट है उसके पास, तो उसके तो हजारों क्लाइंट है ना। अब आपको अपना देखिए, पहली बात एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप एज्योर पढ़ रहे हैं
तो आप इंडिविजुअल लेकर मत चलिए कि आप अपने लिए सोच रहे हैं, आप एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। ठीक है, आप एक कंपनी हैं, क्योंकि क्लाउड डेवलपर जो होते हैं महंगे क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप कंपनी के कॉस्ट कटिंग करते हैं। यही सब चीजें आप करेंगे तो कंपनी का पैसा बचेगा, इसलिए आप लोग को हायर किया जाता है। ठीक है, आप अपने आप को सोचेंगे, आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो क्लाउड प्रोवाइडर उसका बिजनेस है, वो तो रखेगा ही। ठीक है, नहीं नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि सेम सिचुएशन वहां पे भी नहीं होता होगा ना। बिल्कुल क्यों नहीं रखेगा वो। मतलब ठीक है, वो यदि उसके 1,000 मतलब कि हमने मतलब अभी अभी मतलब कि मान लीजिए कि एक सर्वर का पेमेंट हमने किया, ठीक है, फिर हमारा बढ़ता गया 5-6 सर्वर मान लीजिए हमने यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, और उसके बाद अचानक हम एक पे आ गए, तो उसके 4 जो सर्वर खाली हुए, उतना मतलब उसका मतलब कि एज्योर का खाली रहेगा ना मेरे पास इतना। क्यों खाली रहेगा? उसके पास और वो भी तो हमारे लिए नहीं लगा था उस टाइम पे ना, उनके वो पास आपके लगा हुआ पहले से ही है। हाँ मतलब खाली वेटिंग लिस्ट में है ना, मेरे पूछने का मतलब बस बट इतना। हम अकेले में, हमारे लिए कहीं और किसी और का डिमांड आएगा उसको दे देगा वो, पूछेगा नहीं। आपके जैसे और भी वहां पर वेटिंग में है जो आपको लगे हुए हैं कि कोई खाली मिले तो हम ले लें उसको। ठीक है, हाँ, अब उसका बिजनेस है। मान लीजिए एक दुकान वाला है जी, ठीक है, मुझे दुकान वाला 10 कार अपने पहले से खरीद के रखेगा ना स्टोर में, कि क्या पता किसी दिन 10 ग्राहक आ जाए। ठीक है, वो आइटम तो अपना उतना रखेगा ना, वो तो उसका स्टोर है, वो तो उसका बिजनेस ही है। आपको कितना बेनिफिट हो रहा है? अगर आपको 1,000 सर्वर लगाना पड़ गया, ठीक है, तो कितना करोड़ों रुपया लग जाएगा। अब मुझे केवल 3 दिन के लिए चाहिए, तो आप क्लाउड से 3 दिन के लिए तो लाख 2 लाख में हो जाएगा। कहाँ करोड़ रुपया, कहाँ लाख 2 लाख, तो आपका अपना देखना है ना, वो तो उसका बिजनेस, वो तो करेगा ही। और अब कितना सर्वर लगा रखा है, क्या कर रखा है, उसकी वो मतलब है। आपको क्या फायदा हो रहा है, आपको देखना है। आप अमेजोन का नहीं देख रहे हैं, ना ही माइक्रोसॉफ्ट का देख रहे हैं, आप अपनी कंपनी का देख रहे हैं कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। आ रहा है समझ में? वो कितना सर्वर आके रखेगा, कितना रैम रखेगा, वो तो उनका बिजनेस मॉडल है उसकी। हाँ, उनका तो बिजनेस मॉडल है ना, तो उनका अलग अलग प्लान है। पे एज यू गो आप करेंगे या फिर वन टाइम में पेमेंट करेंगे। ठीक है, वो अलग अलग उनका अपना प्लान है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि उतना ही दिन के रेंट पर लेंगे जितना दिन के हमें जरूरत है। ये सारे प्रॉब्लम ऑन प्रमाइसेज में थे जब क्लाउड नहीं था, हमें इतने सारे लगाने पड़ते थे। मैं अभी हिस्ट्री समझा रहा हूं। अभी क्लाउड भूल जाइए क्लाउड है कि नहीं है, अभी हम क्लाउड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है सब लोग को? वो सब ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? वो- ये तो हो गया कि मतलब ये प्रॉब्लम है। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए डायरेक्टली क्लाउड नहीं आया। ठीक है, अब एक वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया। लेकिन इससे पहले इस पीपीटी को समझिए, हमने इस चीज को लिख रखा है आप ही लोग के लिए खास, ये सारे ऐड किया मैंने। ठीक है, क्लासिकल डेटा सेंटर के बारे में बता रखा है कि क्लासिकल डेटा सेंटर इज ए फैसिलिटी कंटेनिंग फिजिकल आईटी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंप्यूट, नेटवर्क्स, स्टोरेज एंड डेटाबेसेज। ठीक है, ये फिजिकल उनके पास होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ डेटा सेंटर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और इंडस्ट्री। ठीक है, हर कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज के अनुसार अपना डेटा सेंटर रखती हैं। पहले की बात हो रही है। ठीक है, डेटा सेंटर इज ट्रेडिशनली ए फिजिकल फैसिलिटी विच कंपनीज यूज टू स्टोर दियर इंफॉर्मेशन एज वेल एज अदर एप्लीकेशन विच आर इंटीग्रल टू दियर फंक्शनिंग। ठीक है, मतलब कि कंपनी अपने लिए रखती थी अपने एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, या फिर अपने क्लाइंट के एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए डेटा सेंटर रखा जाता था। ये जरूरी था नहीं, नहीं तो कंपनी ओपन करने से फायदा क्या जब अपने एप्लीकेशन को वर्ल्ड वाइड दिखा ही नहीं। ठीक है, तो ये डेटा सेंटर क्लासिकल डेटा सेंटर रखा जाता था। अब जो इस क्लासिकल डेटा सेंटर में स्केलेबिलिटी और स्टोरेज का इश्यू आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से खर्चे की इश्यू आ रहे थे। सबसे पहला था खर्चा, उतने सारे हमारे खर्चे हो रहे थे पहले से ही, स्टार्टिंग से ही स्टोरेज में इशू आया था, फिर उतने बढ़ाए हम। स्केल ऑटो स्केल नहीं हो पा रहा है, अब थोड़े दिन के लिए स्केल करना है तो उतना फिर पैसा लग जा रहा था इस चीज को। और दूसरा चीज की एक चीज और अपने यहाँ पे भी देखा कि हमारा एट डे वन से ही हमारा पूरा का पूरा सर्वर यूटिलाइज नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर ऐसा होता कि हमने जिस दिन लगाया एक सर्वर, हम उसी दिन से हमारा सर्वर 100% यूटिलाइज में चला जाए, तब हमें बेनिफिट भी होता है। हमने एक सर्वर लगा दिया और उसमें 2% ही यूटिलाइजेशन हो रहा है, 90% यूटिलाइज जो हमारा सर्वर का रिसोर्सेज है वेस्ट पड़ा हुआ है 1 साल तक, जिसका खर्चा लग चुका है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम थे। अब इस चीज को मतलब ओवरकम करने के लिए एक कंसेप्ट आया था
वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया था कि वर्चुअलाइजेशन मतलब कि हम वर्चुअली मतलब हम बीएम बनाएंगे। वर्चुअल मतलब आप समझते हैं ना कि वर्चुअल मतलब जो हो रहा है, मतलब कि जो वो हो रहा है लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा क्लास चल रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी है, क्लास भी चल रहा है, लेकिन हम फिजिकली वन प्लेस पर अवेलेबल नहीं है, वर्चुअल क्लास चल रहा है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे हम वीडियो कॉल भी करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ दिख भी रहा है कि बंदा वहां पर लैपटॉप पर काम कर रहा है, बात भी कर रहा है, लेकिन हमारे सामने अभी अवेलेबल नहीं है, फिजिकल नहीं है, सब वर्चुअल है। तो उसी तरीके से वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया। वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट ये बोलता है, ये हुआ कैसे, देखिए पेंट में चलते हैं, अगेन एक दूसरा लेते हैं, किस तरीके से इसके प्रॉब्लम को कुछ हद तक ठीक कर दिया वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद आपका क्लाउड की तरफ मूव किया गया। उसमें अब क्या प्रॉब्लम था, उसको कैसे ठीक किया गया, क्लाउड की तरफ हम कैसे मूव ऑन किए। देखिए अब वर्चुअलाइजेशन में क्या हुआ कि वर्चुअलाइजेशन को समझने से पहले एक ही और समझिए कि लेमन एग्जांपल समझिए। जो मैं प्रॉब्लम इसमें आ रहा है उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारा कंपनी है और इस कंपनी में एक हमारा डेवलपर हायर होता है। ठीक है, हमने उस डेवलपर को एक लैपटॉप खरीद के दे दिया, तो उसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, वर्ड एक्सेल में काम करता है, और हमने एक अच्छा सा लैपटॉप खरीदा ताकि हो सकता है आगे कुछ काम बढ़ जाए तो इसी लैपटॉप पर काम कर ले, तो इसलिए मैंने अच्छा सा कॉन्फ़िगरेशन का एक लैपटॉप खरीद के दे दिया। लेकिन वो काम क्या करेगा, एक्सेल और वर्ड में, मतलब उस काम से केवल उस लैपटॉप का केवल 25% यूटिलाइज कर रहा है रिसोर्स। ठीक है, बाकी सारा 75% रिसोर्स उसका वेस्ट है। ठीक है, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद एक और डेवलपर हायर होता है, अब उसको मैं क्या करूंगा, फिर एक दूसरा लैपटॉप खरीदूंगा। ठीक है, वो भी अपने लैपटॉप में 25% रिसोर्स यूज कर रहा है, बाकी सारा वेस्ट है। अगर ऐसा होता, सोचिएगा, अगर ऐसा होता कि जो पहले वाले डेवलपर के लैपटॉप में 75% रिसोर्स वेस्ट बचा हुआ है, उसी में से 25% मैं उसको दे देता, तो मुझे एक और लैपटॉप खरीदना नहीं पड़ता, हमारा एक लैपटॉप का पैसा बच जाता। अगर ऐसा हो सकता था तब। समझ में आ रहा है क्या बोलने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बहुत इंटरनल चीजें हैं। क्लियर हो रहा है सब लोग को जो बोल रहा हूं, बचता कि नहीं बचता। ठीक है, तो वहां पर हम अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो रिसोर्स है 100% यूटिलाइज हो। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि हम उसी लैपटॉप से उसी को भी काम करा लें नॉर्मली। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए, सपोज करिए कि हमारे घर पार्टी है। ठीक है, और पार्टी में हमारे गेस्ट बहुत सारे आने वाले हैं, तो हमने क्या कर लिया कि 1000 या 100 या 500 बिस्लरी के बोतल मंगा लिया। ठीक है, कोई आया 2 घूंट पिया और बोतल फेंक दिया, कोई आया आधा बोतल पिया, बोतल फेंक दिया, कोई आया पूरा पी गया। ठीक है, लेकिन सोचिए 2 घूंट के चक्कर में पूरा बोतल तो उसका पानी वेस्ट हो गया। अगर ऐसा कुछ होता कि मैं पूरा का पूरा सारा बोतल एक टब में निकाल देता, सारा पानी सारे बोतल का, और उसमें एक नल लगाया था, वहां पर एक गिलास रख देता। ठीक है, अब जिसको जितना जरूरत होता है उतना ही पानी निकालेगा, उतना ही पिएगा, तो मतलब हम वहां पर जितना बच गया हम दूसरे पार्टी में करेंगे उसको यूटिलाइज। ठीक है, तो मतलब उतना हमारा वेस्ट होने से हम यूटिलाइजेशन, उतना वेस्ट होने से आइटम को अपना बचा लेंगे, वाटर को, मतलब हम कोशिश करेंगे 100% हमारा जो आइटम है यूटिलाइज हो। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन कुछ इसी कंसेप्ट पर काम करता है कि हम जो रिसोर्स दें अपने डेवलपर को या फिर अपने यूजर को, वो उसको हम यूटिलाइजेशन को मतलब बढ़ाएं, कि मतलब 100% हम यूटिलाइज हो, जो हमारा बचा हुआ है रिसोर्स हम किसी और को देंगे। ठीक है, अगर पहले वाले में किसी मतलब रिसोर्स की जरूरत है तो हम फिर उसको ऑटो स्केल कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, इस चीज पर काम करता है वर्चुअलाइजेशन, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम था स्केलेबिलिटी का और स्टोरेज का, जो वेस्ट बच जा रहा था रिसोर्स और स्केल नहीं कर पा रहा था, उसको हम ओवरकम कर रहे थे वर्चुअलाइजेशन में। ठीक है, अब कैसे वर्चुअलाइजेशन काम करता है, जैसे मान लीजिए कि हम अगर आपसे बात करें किसी सिस्टम का। ठीक है, तो किसी सिस्टम में या सर्वर में, लैपटॉप में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होता है, किस किस चीज से बन के बना होता है सिस्टम। मेन प्रोसेसर होता है, रैम हाँ हाँ, हार्ड डिस्क। हाँ रैम रोम नेटवर्क प्रोसेसर यही सब होता है। ठीक है, तो सपोज करिए मतलब जो जो मेन मेन है उसे तो बहुत सारे चीज होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रोसेसर होता है, रैम होता है, रोम होता है, ठीक है, नेटवर्क होते हैं, हार्ड डिस्क होता है, बहुत सारी चीजें ऐसे चीजें होते हैं। ठीक है,
प्रोसेसर हो गया, ठीक है, रैम हो गया, ये आपका रोम हो गया, सब कुछ ग्रेस है, नेटवर्क हो गया, ठीक है। ये सारे मिल के हमारा एक सिस्टम बनाता है। सपोज करिए ऐसा हमारा सिस्टम बनता है। अब वर्चुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि इन सारी चीजों का बहुत सारा रैम, बहुत सारा प्रोसेसर, बहुत सारा नेटवर्क ले करके एक फिजिकल डिवाइस बनाते हैं, ठीक है। एक फिजिकल डिवाइस बनाते हैं जो बहुत बड़ा सर्वर, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा प्रोसेसर, बहुत सारा रैम, बहुत सारा रोम, बहुत सारा नेटवर्क, बहुत सारे जो भी फिजिकल डिवाइसेज होते हैं सब लगा करके हमने एक अपना फिजिकल डिवाइस बना लिया, फिजिकल मशीन, ठीक है, ये हमने बना लिया, ठीक है। फिजिकल मशीन बना लिया, बहुत सारे इस तरीके से इक्विपमेंट लगा करके हमने लगाया। अब एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरवाइजर। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी आता है और सर्टिफिकेशन में भी आता है कि हाइपरवाइजर क्या करता है, हाइपरवाइजर क्या है, ठीक है। हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर है, हाइपरवाइजर, ठीक है। हाइपरवाइजर को हम लोग वीवीएम भी बोलते हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन मॉनिटरिंग या मॉनिटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या करता है कि विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर हम इस फिजिकल मशीन से मल्टीपल मतलब बहुत सारे वीएम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारा वीएम हम लोग बना लेते हैं इससे, ठीक है। अब एक एक ये वीएम बन गया। वर्चुअल मशीन मतलब कि एक नॉर्मल मशीन की तरह ही है, ठीक है, लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, बस इसी से अपने रिसोर्स को लेगा और एक मशीन बनाकर आपको दे देगा, ठीक है। ये सारे वीएम है। देखिए पहले बताता हूं इसके बारे में। ये वीएम, ये भी वीएम हो गया, ये भी वीएम हो गया। ये कौन कर रहा है? वर्चुअल हाइपरवाइजर के हेल्प से हो रहा है, और हाइपरवाइजर ही इसको मॉनिटर भी करता है, ठीक है। एक एक हम वर्चुअल मशीन बना दिए, ठीक है। और वर्चुअल मशीन में मान लीजिए कि ये वर्चुअल मशीन 8 GB रैम और एक रैम, 8 GB रैम, सिंगल प्रोसेसर और इतने रोम और इतने नेटवर्क के साथ ये काम कर रहा है। और जिसको जिस यूजर को जरूरत है अब उसको मैंने इतना ही, जितना उसको जरूरत था उतने ही के लिए, जैसे मान लिया कि यहाँ पर बहुत सारे यूजर हो गए, ठीक है, बहुत सारे यूजर हो गए, ठीक है, तो जिस यूजर को जितना जरूरत है उतना ही के हिसाब से हम उसको एक वीएम क्रिएट करके दे देंगे। इसको ज्यादा रिसोर्स की जरूरत है, इसको हम अलग वीएम दे देंगे। इसको कम रिसोर्स की उसी अनुसार जरूरत है, इसको उसी कॉन्फ़िगरेशन का वीएम देंगे, ठीक है। इसको उससे भी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन और रिसोर्स की जरूरत है तो इसको दूसरा वीएम देंगे। मान लीजिए 20 GB रैम की जरूरत है तो इसको एक अलग से वीएम क्रिएट करके दे देंगे। मतलब कि 100% यूटिलाइज करेंगे। ये अलग अलग वीएम है, मतलब वर्चुअल मशीन है। अब ये अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है, अलग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, लेकिन रिसोर्स इसी में सीज हो रहा है, ठीक है। इसका अपना कोई रिसोर्स नहीं है, वर्चुअल मशीन है। आप लोग देखे होंगे अब बहुत सारे कंपनी में, जैसे आप लोग काम किए होंगे कि आपके डेस्कटॉप लगा हुआ रहता है, कीबोर्ड मॉनिटर रहेगा लेकिन सीपीयू नहीं रहेगा, उसके बदले में एक छोटा सा व्हाइट कलर का मशीन लगा होगा, उसी से आपका कनेक्ट होकर के और सब कुछ आपको दिख रहा होगा कि हमारे हमारे डेस्कटॉप में, हमारे सिस्टम में 50 GB हार्ड डिस्क भी दिख रहा है, सीपीयू भी दिख रहा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है, वह मतलब कि डाउनलोड का फोल्डर, डॉक्यूमेंट सब कुछ दिख रहा है, लेकिन सीपीयू हमारे बगल में नहीं है, ठीक है। मतलब वो एक वीएम पर आप काम कर रहे हैं, डेटा सेंटर में सर्वर से आपका रिसोर्स लेकर के आपके लिए वीएम बनाया गया है और सब कुछ वैसा ही काम करेगा जैसे आपका लोकल सिस्टम काम करता है, लेकिन आपका जो डेटा से जो आपका काम हो रहा है डायरेक्टली सर्वर पर हो रहा है, ठीक है। यहां पर एक चीज और भी क्लियर करते चलूं कि आप ये मत सोचिएगा कि आप रिमोट लेकर कर रहे हैं। रिमोट अलग चीज हो गया। रिमोट मतलब आप फिजिकल मशीन को एक्सेस कर रहे हैं, ये वर्चुअल मशीन है। रिमोट में क्या होता है कि आपने रिमोट लिया है, दूसरा को लेगा तो आपका कनेक्शन हट जाएगा, नहीं, लेकिन एक ही फिजिकल मशीन से अलग अलग वीएम बने हुए रहते हैं। आप लोग कई कई सरकारी ऑफिस में भी देखे होंगे कि केवल मॉनिटर और कीबोर्ड माउस लगा रहता है, उसका सीपीयू नहीं होता है, सब सर्वर से कनेक्ट होकर के और चलता है। स्कूल आपने कभी होता है, स्कूल के लैब होते हैं, उसमें बच्चों का वैसे होता है। हम्म
आप लोगों ने अब काम भी किया होगा तो देखा होगा आप लोगों के, कभी देखा होगा आप लोगों ने ऐसा काम किया कि नहीं? अभी तो शायद, अभी तो खैर वर्क फ्रॉम होम का जब से प्रचलन हुआ, सबको लैपटॉप ही मिल जा रहा है। ठीक है, डेस्कटॉप पर आप लोग काम किए होंगे स्टार्टिंग, पहले तो आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में वीएम पर काम कराता है लोग। मैंने भी किया है कुछ दिन। ये सब किया वो VMware पे ठीक भी है, किया। हाँ। तो ये वीएम बना करके मिल जाता है और वीएम इंडिविजुअल चलता है। अब एक ही फिजिकल मशीन से सारा कनेक्टेड है, लेकिन सारे वीएम में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं। इस पर लिनक्स चला दिया मैंने, इस पर विंडो चला दिया, कुछ भी कर सकते हैं शाम। ठीक है, मतलब कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग रिसोर्स। अब इसमें फायदा हमें क्या हुआ कि जिसको जितना जरूरत है उतना ही कॉन्फ़िगरेशन का हमने वीएम बना के दिया है। अब इसमें, अब इसको बढ़ाना, जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप हम खरीद के एक डेवलपर को दिए थे, आपके माइंड में ये आ सकता है कि जब उसको 25% यूटिलाइज करना था तो हम उतना हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप क्यों दें? ठीक है, 25% मतलब कम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप दे सकते थे। लेकिन सपोज करिए कि हम कम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप दे दिए और उसी डेवलपर के पास से और ज्यादा काम आ गया, तो क्या हम उस लैपटॉप को फिर स्केल कर सकते हैं? अब तो उसके लिए दूसरा लैपटॉप खरीदना पड़ेगा हाई कॉन्फ़िगरेशन का। पड़ सकता है ना प्रॉब्लम वहां पर, वो फिर वो लैपटॉप वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने लो कॉन्फ़िगरेशन का वीएम बना कर दिया है। ठीक है, इसको और ज्यादा मतलब 8 GB से कैसा काम नहीं चल रहा है, तो हम इसी फिजिकल मशीन से इसका 8 GB और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 16 GB हो जाएगा। अलग ना मशीन बनाना पड़ेगा, ना अलग से लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। तो ये कुछ हद तक हमारे जो क्लासिकल डेटा सेंटर का प्रॉब्लम था ऑन प्रेमाइसेज वाला, उसको कुछ हद तक इसने ठीक किया। आ रहा समझ में सब लोग को वर्चुअलाइजेशन होता क्या है? बस सब। किसी को डाउट नहीं ना? गुड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है? अब एक चीज और भी समझिए कि इसमें भी हम एक अलग से अटैच करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि ये ऑटो स्केल करने के लिए हम क्या करें, बैकअप के तौर पर हम एक और फिजिकल मशीन अटैच करके रखते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं कि भरने लगा है तो फिजिकल मशीन और अटैच करके रखते हैं ताकि इससे रिसोर्सेज को दें। ठीक है, लेकिन इसमें भी तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। क्या प्रॉब्लम आ सकता है? नॉर्मली जो कॉमन इशू है, जैसे उसमें तो स्केलिंग का इशू आ रहा था, स्टोरेज का इशू आ रहा था, इसमें भी तो कुछ इशू आ सकता है ना, कि नहीं? ये किया सकता है कि ये सर्विस नहीं दे रहा है, सिर्फ पूरा बंद हो सिर्फ जाएगा। हार्डवेयर। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। पावर कट हुआ या कुछ हो तो पूरा VM हाँ, अगर ये फिजिकल मशीन बंद हुआ तब क्या होगा? सारे वीएम बंद हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि एक ही फिजिकल मशीन से सारे वीएम कनेक्टेड हैं। और फिजिकल मशीन जहां जिस एरिया में है, जहां पर वहां पर करंट आउटेज हो गया या फिर किसी डिजास्टर से उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो सारे वीएम क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये क्लाउड में नहीं होता है। क्लाउड में बहुत सारे एबिलिटी जोन बने रहते हैं, रीजन्स बने रहते हैं, एक दूसरे से सेंट्रलाइज कनेक्टेड होता है। यहाँ से बंद हुआ तो वहां से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो आगे हम बात करेंगे अभी। ठीक है, कि क्या होता है क्लाउड। अब ये होता है वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप लोग को एक चीज क्लियर हो गया कि ऑन प्रमाइस से जो क्लासिकल डेटा सेंटर क्या होता है, उसका प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? सब लोग क्लियर हो गया? बस सब। यस सर। गुड। अब यही चीज मैंने लिख रखा है कि क्लासिकल डेटा सेंटर रिसोर्सेज आर टिपिकली डेडिकेटेड टू एवरी सिंगल बिजनेस विच लीड टू कॉम्प्लेक्स एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो मैंने बताया अभी, इसी तरीके से हम वर्चुअलाइजेशन को यूज करते हैं। मतलब कि वर्चुअलाइजेशन इस तरीके से यूज होता है उस चीज को कम करने के लिए, कि वर्चुअलाइजेशन इज टेक्नोलॉजी दैट लेट्स यू क्रिएट यूजफुल आईटी सर्विसेज यूजिंग रिसोर्सेज दैट आर ट्रेडिशनली बाउंड टू हार्डवेयर। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन में काम करता है जो मैंने बताया कि अलग अलग हम वीएम बना देते हैं और इसी वीएम को हम एज ए मशीन यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग जब होस्ट करते हैं, आप लोग देखते हैं कि बाद में सब आया। ठीक है, जो भी आप लोग यूज करते हैं, गोडेडी या फिर होस्टिगनर या फिर जो नॉर्मल लोकल जो प्रोवाइडर हैं, क्लाउड प्रोवाइडर, तो उनके पास वो क्लाउड नहीं है। जैसे गोडेडी पे अपना क्लाउड नहीं ले रखा है, मतलब उसका क्लाउड अलग से है, लेकिन जब आप छोटा सा स्पेस देते हैं रेंट पर, तो पे एज यूज वो नहीं देते वो लोग।
पे एज यूज नहीं देते, वो क्या करते हैं कि हाँ जी आपका इतना ईयरली पैसा लगेगा और इसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना डेटा सेंटर बना रखा है, ठीक है, सर्वर लगा रखे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पैसा लेते हैं कि हाँ आपको स्टैटिक वेबसाइट चलाना है या पीएचपी वाला चलाना है तो ये सर्वर पर, ये शेयर्ड सर्वर है, इतना स्पेस दे दूंगा मैं आपको, आपका चलने लगा इतना ही पैसा लगेगा, ठीक है। लेकिन उनसे बोलेंगे कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चलाना है और उसमें ये डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो बोलेंगे कि आप डेडिकेटेड सर्वर लीजिए। आप डेडिकेटेड सर्वर लेंगे तो बहुत सारा पैसा चार्ज करेंगे, ठीक है। तो वो लोकल प्रोवाइडर, तो उनके पास अपना डेटा सेंटर होता है और उसी डेटा से मतलब उनका बिजनेस है, डेटा सेंटर उन्होंने बना रखा है और उसी डेटा सेंटर में से आपको स्पेस देते हैं, ठीक है। अब वहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि मान लीजिए कि वो आपने जो डेटा सेंटर लगा रखा है, ठीक है, गोडेडी ने चाहे किसी ने, या फिर मान लीजिए आपने ऑन परमाइस से डेटा सेंटर लगा रखा है, ठीक है, आपका डेटा सेंटर इंडिया में है और सपोज करिए पुणे में है, ठीक है, और आपने जो आपका एक क्लाइंट है और उसका एप्लीकेशन ऐसा है जो इंडिया में भी चलता है और इंडिया के बाहर भी चलता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो एप्लीकेशन, इंडिया के जो यूजर हैं उनके लेटेंसी कम होगा, ठीक है, तो उनके पास फास्ट काम करेगा एप्लीकेशन। लेकिन सपोज करिए कि जो यूजर उनका ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है उनके लिए लेटेंसी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उनके लिए एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये डेटा सेंटर में प्रॉब्लम है, ठीक है। जिस सर्वर पर रखे हैं उसका लोकेशन क्या है, आपका मतलब कि किस रीजन में आप रखे हैं, कहाँ पर यूजर कितना है, ठीक है। मान लीजिए 80% आपके यूजर इंडिया से बाहर के हैं तो आपका आपका एप्लीकेशन कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया के बाहर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा यूजर है तो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में आपका एप्लीकेशन होस्टेड होना चाहिए, लेकिन आपका कंपनी तो इंडियन है, तो आपका ऑन परमाइसेज आपका डेटा सेंटर इंडिया में है, तब उसको कहाँ पर, वहां पर फिर से कंपनी बनाइएगा, फिर वहां पर सर्वर लगाइएगा, ये करिएगा तो उतना खर्चा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम है आपके क्लासिकल डेटा सेंटर में और ये सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड। क्लाउड में आप लोगों को एक फैसिलिटी मिल जाता है कि आप अलग अलग रीजन में, अलग अलग एबिलिटी जोन में आप अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। अब वही डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन को बता दिया मैंने कि डेटा सेंटर को भी हम वर्चुअली कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पूरे डेटा सेंटर को 2-3 डेटा सेंटर अलग अलग वर्चुअल मशीन बना करके उसको हम एक फिजिकल डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन होता है तब। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के साथ ताकि सभी लोगों को एज्योर AI 200 सीखने का मौका मिले। और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।